इंडी अलायंस के जितने भी नेता हैं, वो जिस भी राज्य के वो तमाम नेता जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करने वाले नेता है और तमाम लोग वोट कलेक्ट करने के लिए ही इस तरह के राजनीतिक हमेशा करते रहते हैं। और इसी राजनीति का आज दिन है कि बिहार हो या पूरा देश के किसी भी राज्य को अगर देखिए तो उस राज्य में कुछ विशेष जाति के लोग जो है आज भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। और इसी पर अब पक्षधर जो बीजेपी की या एनडीए की पार्टी है उसकी तरफ से भी कुछ बयानबाजी आ रही है और इसमें जो पुरानी कुछ जनगणना कराई गई थी उसे भी सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। और इंडी अलायंस जाति के आधार पर वोट कलेक्ट करने के लिए अब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की मांग कर रही है। तो क्या आज इससे किसको फायदा हो रही है, किसको नुकसान हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि अगर जातीय जनगणना के अलावा अगर गरीबी और अमीरी की जनगणना होती तो शायद सबसे ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि हर एक जाति में कुछ न कुछ गरीब ज़रूर हैं। और जातीय जनगणना वे लोग करवाना चाहते हैं जो सनातनी विरोधी है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस पार्टी को फायदा है और किस पार्टी के मन में ये है कि गरीबी अमीरी की रेखा को देखा जाए। दरअसल बात है कि अगले साल की शुरुआत में है, लेकिन उससे पहले 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। नवंबर में होने जा रहे हैं चुनावों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं। लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार यह चुनावी जंग लगभग पूरी तरह से जाति पर केंद्रित होगी, जाति पर आधारित है, क्योंकि आईएनडीआई गठबंधन में जाति की राजनीति पर बड़ा दांव खेला जा रहा है। ये लोग आईएनडीआई गठबंधन के जितने भी लोग हैं वे तमाम लोग जाति के आधार पर ही वोट कलेक्ट करने का काम करती है और जाति के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, जबकि केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने आर्थिक सामाजिक सर्वे और जाति जनगणना करा करके भी उससे आंकड़े ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ऐसा इसलिए कि उसे लगा कि सामाजिक और आर्थिक वाली जो जनगणना है वो सबसे बेहतर होगा, जिससे कि लोगों के आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है, जिसमें 27.12% आपको बता दें टोटल फीसदी पिछड़ा वर्ग का है और 36.01% अति पिछड़ा वर्ग और दलित की संख्या 19.65% और सामान्य वर्ग की 15.52% आबादी है और 1.68% जनरली आती है। अब इसी में बात करें कि इस जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कहा कि इस रिपोर्ट से गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि जब जाति के आधार पर आप जो जनगणना कराएं तो फिर इससे फायदा कैसे होगा, इस रिपोर्ट से फायदा कैसे होगा गरीबों को? क्योंकि गरीबों को रोजगार देना अगर है तो आपको गरीबी और अमीरी की जनगणना करानी चाहिए थी, जैसा कि केंद्र सरकार ने कराया है। वही बता दें कि इसमें मदद मिलेगी और अब केंद्र सरकार को यह काम देश भर में करना चाहिए, ऐसा अब इंडी अलायंस के लोग कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सोमवार को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद देशव्यापी कास्ट सर्वे कराने की मांग कर रखी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में कहा कि विकास विरोधी लोग आज भी जात पात के नाम पर देश को बांट रहे हैं। स्वाभाविक है, जात के नाम पर ही देश बांटा जा रहा है। आप गौर कीजिए, जब से जातीय जनगणना को सार्वजनिक किया गया है उसके बाद आप गौर कीजिएगा कि हर एक व्यक्ति जो अपनी अपनी कास्ट की तस्वीरें जो ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं वो स्टेटस में हर एक जगह लगा करके और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या अधिक है, हम सबसे अधिक है, हम सबसे ताकतवर हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक का नारा दिया। अब सोचिए, आबादी वाले को हक का नारा दिया तो फिर जो कम आबादी के लोग हैं उसका स्थान कहीं नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी इसी के समर्थन में चल रहे हैं कि उन लोगों को फ़ायदा मिलनी चाहिए जो गरीब है, वो किसी भी जाति के हो। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं, वो कह रहे जितनी आबादी उतना ही हक, और इस पर वो नारा लगा रहे हैं। गौर करने की बात है कि जिस सबसे आईएनडीआई गठबंधन बना है तभी से वह राजनीति को जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष को लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की वजह से उसकी लगातार हार हो रही है।
यही वजह है कि जातीय जनगणना कराने के साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा का प्रावधान जोड़ने की मांग उसने की है। सच है कि बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति के जरिए पिछड़ी जातियों को काफी हद तक साथ लिया है। वही विपक्ष पार्टियां बीजेपी के सर्वोच्च को तोड़ने के लिए 34 साल पुराने मंडल हथियार का नए सिरे से सहारा ले रही है। हालांकि इसे लेकर के INDI गठबंधन की अपनी परेशानियां भी है, क्योंकि इस जनगणना के हिसाब से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, तो देखिए बिहार में तो यादव की जनसंख्या सबसे अधिक बताई गई है और सबसे कम में आपको जो करीब थोड़ी बहुत जो आती है और मुसहर वगैरह आती है जाति की, उन लोगों की है। तो क्या मुसहर लोग जो गरीब लोग हैं उनका जब सही से घर द्वार नहीं है, उनको सरकारी कोई योजनाएं नहीं मिलती है, तो उसका क्या होगा? अगर ज़्यादा जनसंख्या वाले लोगों को ही पूरी फैसिलिटी मिलेगी तो फिर जो कम जनसंख्या वाली है, जो गरीब है, उसका क्या होगा? तो इसका नारा तो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। और आपके हिसाब से क्या है, अपना राय दीजिएगा। इसकी बेंगलुरु की बैठक में देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठी थी, लेकिन मुंबई बैठक में इस पर मतभेद उभरे तो इसे राजनीतिक प्रस्ताव से हटा दिया गया और तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और तय किया गया कि इस पर समन्वय समिति सभी सहयोगी दलों से बातचीत करके सत्ता निकालेगी। 2011 की यूपीए सरकार के दौरान जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था, लेकिन उसे तकनीकी कारण बता करके सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसा इसलिए नहीं किया गया, उस वक्त भी सोचा गया कि अगर जातीय जनगणना कराई जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया सरकार अपने पिछले कार्यकाल में जातीय जनगणना करवा चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स अभी तक जारी नहीं की गई, क्योंकि उससे भी एहसास हो गया कि ऐसा करना सही नहीं है। विपक्ष की मांग 2011 के सर्वे को प्रकाशित किया जाए या फिर उसे पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाए। मकसद है कि जाति के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग उठाई जाए। राहुल गांधी ने इसी रणनीति के तहत संसद में महिला बिल पर बहस के दौरान केंद्र के विभिन्न विभागों के कुल 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी होने का मुद्दा उठाकर के माहौल गर्म कर दिया था। लेकिन हमेशा राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, जिस बयान पर आप गौर कीजिए तो उसका बयान सिर्फ यही रहता है कि किसी भी तरीके से जाति के आधार पर हमें वोट मिल सके। और जातीय जनगणना इसीलिए कराने की मांग हो रही है पूरे देश भर में। अब कहते हैं जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उसका ज़्यादा हक, तो फिर कम जनसंख्या वाले को हक नहीं। इस तरह के नारा देना ये तो कहीं का उचित नहीं लगता है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आंकड़े की झड़ी लगा दी है। उसने गिनती करा दी है कि मोदी कैबिनेट में 29 मंत्री ओबीसी समूह से आते हैं। बीजेपी के 29% यानी कि 85 सांसद ओबीसी हैं। पार्टी के कुल 1358 विधायक में से 365 यानी कि 27% ओबीसी के हैं। उसके 163 एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य हैं, जिनमें से 65 ओबीसी हैं। यानी बातों का मतलब यह था कि हिंदुत्व की राजनीति में ओबीसी की खास जगह है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे से हटने को तैयार नहीं है। उसकी रणनीति इसी से समझी जा सकती है कि बीजेपी के तमाम पैंतरों के जवाब में वह एक से एक नए मुद्दे उठा करके राजनीति को जाति की पटरी पर लाने का प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसकी सारी की सारी राजनीतिक गलत साबित हो जाती है, क्योंकि बीजेपी ने सभी को साथ लेकर के चला है। सबका साथ और सबका विकास वाली बात आपने सुना होगा, सबको लेकर के चला है। इसलिए किसी जाति की गिनती कराते हैं विपक्षी दल राहुल गांधी हो या पूरे INDI गठबंधन हो, तो वो गलत साबित हो जाते हैं। ध्यान रहे 2014 के पहले बीजेपी को लोकसभा में कभी बहुमत नहीं मिली थी और सत्ता की चाह में उसने बड़ा कार्ड खेला। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत उनकी हिंदुत्व समर्थक छवि थी, लेकिन यह तथ्य भी अपनी जगह था ही, वह ओबीसी समुदाय के हैं। और बीजेपी का यह कार्ड ऐसा चला कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव ही नहीं, तमाम विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को सवर्णों का 61%, ओबीसी का 58%, आदिवासियों का 49% और दलितों का 41% और मुसलमानों का 10% वोट मिला था।
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी नेताओं को सरकार संगठन में भी असहमति दी जा रही थी। जाहिर तौर पर मोदी सरकार की पहल ने विपक्षी खेमों का गणित खराब कर दिया है। धर्म और जाति के इस मिले जुले समीकरण को काटने के लिए विपक्ष अब कास्ट सर्वे का ऐसा मुद्दा लाया है जो ओबीसी वोटरों तक उसकी सीधी पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सवाल है कि जो पार्टियां एक परिवार और एक जाति में फंस गई है, क्या वे सारी ओबीसी जातियों में पैठ बना पाएगी? क्या ये पार्टियां टिकट बांटने के दौरान ओबीसी की सारी जातियों और ओबीसी महिलाओं को तहजीब दे पाएगी? इसका जवाब अगले चुनाव के दौरान ही मिलेगा। कास्ट सर्वे के असर की सीमाएं भी उसी से स्पष्ट होगी कि अगर जो लोग जाति के आधार पर वोट यानी कि ओबीसी को अपने में सीट देना चाहते हैं और वो लोग परिवारवाद है, जैसे लालू प्रसाद को ले लीजिए, उसका कुल खानदान परिवारवाद है, तो क्या वो अपने बेटे को टिकट देने की बजाय किसी अन्य लोगों को टिकट देगी? क्या अपने किसी रिश्तेदार को टिकट देने के बजाय किसी अन्य ओबीसी वाले को टिकट देगी? नहीं देगी। तो ये लोग परिवारवाद वाले हैं और ये लोग जो भी मांग उठाते हैं, समझिए ये लोग देश कल्याण के लिए नहीं बल्कि देश को विनाश की ओर ले जाने के लिए जो है इस तरह की मांग करते हैं। फिलहाल आपका क्या विचार है कि जातीय जनगणना जो हो रही है वो पूरे देश में होना चाहिए, इससे फायदा होगा, या फिर गरीबी अमीरी की जो जनगणना होगी वो फायदा होगा? बीजेपी सरकार की जो मांग हो रही है उसमें फायदा है, या फिर इंडिया गठबंधन की जो मांग है उसमें फायदा है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।